दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट टीवी मैगजीन शो जिसका नाम है। आप फिर यहाँ आ गए। जी मैं फिर यहाँ आ गया। और हो क्या रहा है यहाँ पर? आपको नजर नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग चल रही है। कौन से प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग? इसकी किसकी? इसकी कॉकटेल। कॉकटेल। जी हाँ, कॉकटेल। और कॉकटेल में क्या है? कॉकटेल में बहुत कुछ है और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है ये। उप्स। जब तक ये ढूंढ रही है दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आता हूँ सिटी राउंड अप। सिमरन, आज पता है हम पिकनिक में कौन से रेस्टोरेंट पे खड़े? यार बंदा इधर उधर देख ले, पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। तंदूरी कल्चर। तंदूरी कल्चर इन पिकरिंग, दैट्स राइट। चलो चलो अंदर चलो। वाओ, एक्सक्लूसिव सा रेस्टोरेंट है यार, इनकी तो डेकोरेट भी अच्छी है। एम्बियंस भी मस्त है। माय नेम इज फारूक। आई एम सिमरन। हम दोनों एक्चुअली मैगजीन शो कॉकटेल की तरफ से आए हैं और आपके रेस्टोरेंट को विजिट करना चाहते हैं। ग्रेट। हम अभी बैठेंगे नहीं, पहले हम जाएंगे आपके फूड कोर्ट की तरफ और देखेंगे खाने में क्या क्या है, क्योंकि सब बहुत बड़ी शदीद लग रही है। जस्ट लाइक यू। यू नो मी। चलिए साहब। ओहो, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। असल तारुफ तो तानिश भाई करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं छोले चावल। खाएंगे? Actually, everything looks so good. एब्सोल्युटली। यार थोड़े से गरम गरम चावल पहले खा लेते हैं। थोड़े थोड़े Looks good ना? दोस्तों आप भी मज़े कीजिए। लो यार, खाओ यार। Okay. ट्राई कीजिए। Ready? वेरी गुड, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। Okay. यार चम्मच भी पकड़ के देना पड़ेगा आपको खिलाऊं भी मैं? क्या कैसा है? Amazing. क्या You know नाम था? what? I've never had this good biryani. Really? Yeah. Even in India? Yes, even in India. Absolutely. यार एक सवाल पूछ रहा था तुमसे मैं। जिन्होंने हमें डोर पे वेलकम किया था, क्या वो इस रेस्टोरेंट के ओनर है? हाँ हाँ। यार नाम भूल गया, उनका नाम क्या था? जावेद दानिश। जावेद दानिश साहब। दानिश साहब, अगर आप इधर आइए और बताइए कि आपके दस्तरखान पे क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो यहाँ से शुरू किया जाए। प्लीज़ बताइए। ये चना मसाला, ये हमारी नौरतन मिक्स वेज, पालक पनीर, अच्छा। और तंदूरी चिकन, चिकन बिरयानी, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। फिश मसाला, वाओ। और चिकन जिंजर और बटर चिकन। सब टोरंटो पिकरिंग में फिश की तो क्या बात है। मेरे ख्याल में इसकी रीफिलिंग अभी होगी। अच्छा। क्योंकि लोग बैठे हैं, खा रहे हैं। तो आपके पास ये फ्रेश अपडेट्स होते रहते हैं खाने के? ये बदलता रहता है, हर 10, 15, 20 मिनट पे चेंज होता रहता है, जैसे जैसे लोग निकालते रहते हैं। तो आपके पास कुछ ये आला कार्ट डिश भी होती हैं इसके अलावा, या? आला कार्ट का मेन्यू बहुत अच्छा है हमारा। हमें तो आप तंदूरीculture.com पे जाकर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त आला कार्ट। आपका पूरा वेब एड्रेस क्या है, एक दफ़ा और बताइए हमारे दोस्तों को। www.tanduriculture.com। तंदूरीculture.com। सो दोस्तों ये ज़रूर कीजिएगा कि इनका रेस्टोरेंट का मेन्यू वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे ना तो खुशबू इतनी ज़बरदस्त हैं खानों की कि आप सब भूल जाएंगे। आहा, ये क्या चीज़ें आ गई भाई? ये टेबल के लिए, और ये हमारा तंदूरी खजाना, जो भी आला कार्ट की बात हो रही थी। जी। तो दिस इज तंदूरी खजाना, जिसमें चिकन तंदूरी, लैम चॉप्स, बोटी बादामी और सीख कबाब और ये सारी चीज़ें। तो एक प्लेटर है जिससे जो भी चाहता है, अगर वो लेना चाहे बफे के अलावा कोई चीज़, तो उनके लिए। ओह वाह, फारूक हमें तो यहीं बैठ जाना चाहिए। सिमरन, मेरी तो भूख बढ़ती जा रही है, लेकिन दानिश भाई से और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। Yes. इसके साथ फिर एक सैलड बार है ये पूरा। अच्छा। इसके साथ ही इधर डेजर्ट का बहुत बड़ा Wow. सिलेक्शन है। अरे So वाह। that means health conscious लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी। ओह। और बफे जो है ये वीकेंड का है हमारा, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा। और एवरीडे लंच बफे।
क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है। अच्छा। तो ऑफिस वाले सारे आते हैं तो उनके लिए लंच मेन्यू और डिनर के लिए फिर फैमिलीज के लिए है तो फैमिली। तो आपका रेस्टोरेंट दिन के वक्त पूरा भर जाता है, वीकेंड्स पे बिजी रहता है? जी जी। वाओ, एक्सीलेंट। That brings a smile to your face. हमने ये भी सब देखा है कि आपका रेस्टोरेंट जो है वो एक पिकरिंग में ख़ास मुकाम रखता है। उसकी एक वजह तो ये कि इसका एक अजीब सा नाम है, तंदूरी भी और कल्चर भी। कहीं तो तंदूर है और कहीं कल्चर, इसकी क्या वजह है? तंदूरी कल्चर जो है ये एक हमारा अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट है, 2 बार हमें बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिल चुका है। अरे वाह। मगर ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ 2nd फ्लोर पे भी हॉल है। अच्छा, जी जी जी। तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और इस नोयत की चीज़ मेरे ख्याल में GTA में तो और कोई नहीं कर रहा। जी। ईस्ट एंड में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ मुशायरा भी हो रहा है, शाम अरे नज़र वाह। भी होती है, कवि सम्मेलन भी हो रहा है, बुक लॉन्चिंग्स होती है। डिफरेंट क्लब्स हैं लिटरेरी जिन्होंने माहाना अपनी नशिस्तें यहाँ करते हैं वो, और वो क्लब्स उनके लिए बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे हम ये हॉल दे देते हैं। वाह। और खाना नीचे खाया और फिर ऊपर जा कर के प्रोग्राम्स। सर, आपका ताल्लुक तो कबीला अहले नज़र से भी है और आप साथ साथ पेटों की भी पूजा करवा रहे हैं। वाह, क्या खूब। हेलो, हाउ आर यू मैम? Fine, thank you. How long have you been coming to this restaurant? We figure about 3 years. What do you think about the ambience of this restaurant? Do you think there's a culture here? You can see some It's culture. unexpected, you know. It's in a business area, Yes. and you don't expect to find this, and then you walk inside, and it's quite a different atmosphere inside. Yeah, Yes. it's really great. Gem of a restaurant. Wow. Thank you. Thank you very much. We are here just to know your views on the restaurant. So, how long have you been coming to this restaurant? Actually, since they started. Really? Yes. How long that has been? It's about 3 years. It was very nice speaking with you. Thank you very much. Thank you. सिमरन, हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर भी बैठे हैं, हम इनसे भी पूछते हैं, इनको भी डिस्टर्ब करते हैं खाने के दौरान में। हेलो सर, मेरा नाम फर्रुख है, ये सिमरन है। आपसे मैं पूछूंगा कि आप इस रेस्टोरेंट में आते क्यों हैं? अजीब सा सवाल है लेकिन आप जवाब दीजिए इसका। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वाइफ लव्स इंडियन फूड। अच्छा। यहाँ पे इनके टेस्ट का खाना मिलता है। अच्छा। और रेस्टोरेंट के ओनर हैं मिस्टर जावेद दानिश। जी जी। उनके बारे में हमने बहुत सुना है कि बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के शायर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी काफ़ी किताबें भी हिंदुस्तान में कई उसमें चलती हैं। और लेकिन हमें ये नहीं पता था, खाना खाने के बाद ये जज नहीं कर पाते कि अब उन्हें हम अच्छा शायर कहें या अच्छा रेस्टोरेंट ओनर कहें। बिल्कुल सही बात है। खाने में भी वही एलिगेंस है जो उनकी शायरी में। आपको यहाँ का सबसे अच्छा डिश क्या लगती है मैम? बिल्कुल बिल्कुल। बिरयानी और चिकन बटर मसाला बहुत अच्छा वाह। है, और मेरी डॉटर को चिकन बटर मसाला बहुत पसंद है। अच्छा। Butter chicken is a favorite of everyone. यार मुझे वो चटनी तो पड़ेगी जाने से I tell पहले। you, सच में। आप रेकमेंड करती हैं कि हम खा के जाएं वो? बिल्कुल बिल्कुल। हम खा के जाएंगे वो। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रेस्टोरेंट को आप रेट कीजिए एम्बियंस के हिसाब से, कस्टमर सर्विस के हिसाब से और फूड क्वालिटी के हिसाब से, तो आप 1 से 5 की रेटिंग में क्या रेटिंग देंगी? अरे वाह। जावेद भाई, हमने आपके दोस्तों से, आपके गेस्ट से बहुत सारे सवाल पूछे और सबने आपको जो मार्क्स दिए हैं ना, बता दें? बताने वाले हैं या नहीं? हाँ। साहब, आपके हिसाब से क्या होंगे? सर परेशान नहीं होइए, 5 आउट ऑफ 5। ओह ग्रेट। 100%। एक बात मैंने नोट की, मैं यहाँ पे आते हुए सिमरन से भी यही कह रहा था, आप शायर भी बला के अच्छे हैं। अब ये आपने शायरी को किस तरीके से तंदूर में झोंक दिया, ये बताइए। नहीं, आप ये हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अच्छा खाना जो है जी, इट्स इटसेल्फ इज़ अ फाइन आर्ट। एब्सोल्युटली। खूबसूरत डिशेस जो हैं जी, वो किसी गज़ल से कम नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर वो चीज़ जिसको खाकर आपको सुकून, जी। हर वो चीज़ जिस जगह आकर आप सुकून हो। बिल्कुल। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि साहब आपके यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ माहौल सबसे अच्छा है। बिल्कुल, ये देख के सबसे पहले सिमरन ने यही कहा था, अरे यार मस्त एम्बियंस है यहाँ का। और दूसरा सवाल लोग बहुत करते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, आपकी डिशेस में आपकी फेवरेट क्या है? मैं ये बताता हूँ कि हमारी फेवरेट जो है वो हमारे गेस्ट हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आता है यहाँ सही। वो हमारी इज्जत अफजाई है, वो आते हैं, हमारे दोस्त हैं। और अजीब बात है कि मोस्टली दिन का जो माहौल है यहाँ, जी। वो बड़ा बहुत ही कमर्शियल है। जी। ऑफिस वाले सारे आते हैं, बिल्कुल। मगर शाम होते ही यहाँ आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स की गैदरिंग होती है। अरे Mostly, वाह। हाँ, वो लोग आते हैं। वीकेंड का मतलब है कि कोई ना कोई पार्टी ऊपर होगी,
पिछले दिनों आपको पिकरिंग का एक अवार्ड मिला था, आई थिंक सिविलियन अवार्ड, आई एम नॉट टू श्योर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, वो पिकरिंग का एक सिविक आर्ट्स अवार्ड है। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। Okay. वो सबसे बड़ा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्लेस किए थे इन्होंने, तो आई थिंक यू राइट। हमारे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर है जी, अच्छा। तो, और मैं ये रेस्टोरेंट की भी जो तंदूरी कल्चर है, ये इन द पास्ट ये हमारे एक ड्रामे का नाम था तंदूरी कल्चर। तो उसको हमने, वो सीरियल था टीवी के लिए तैयार किया था, तो उसको हमने फिर ये नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ भी रोज़ ड्रामा ही हो रहा है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ वापस। आज हमने आपको, लेकिन एक बात बता दूं, स्टूडियो में अभी नहीं जा रहा जब तक कुछ कढ़ाई चिकन नहीं खा लूँ, कुछ बटर चिकन नहीं खा लूँ। तो मैं खाता हूँ, आप चलिए स्टूडियो। चलिए हम स्टूडियो चलते हैं, हमें खाने देते हैं। फरूक, किसी समझदार इंसान ने कहा है, इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉलेज। सिमरन, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें ही करती रहोगी या आगे भी दिखाओगी कि इस प्रोग्राम में और है क्या क्या? तो ये देखो, जी आलम, सबसे पहले तो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जिम फ्लैहर्टी के रूल्स, नए रूल्स जो मॉर्गेजेस के बारे में आए हैं, द मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन पीरियड फॉर गवर्नमेंट इंश्योर मॉर्गेजेस कम हो गई है, 35 साल से 30 साल हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग लोन ले लेते थे अपने होम मॉर्गेजेस के अगेंस्ट, उसकी परसेंटेज उन्होंने घटा के 90% से 85% कर दी है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस ख़त्म कर दी है। और उसकी वजह एक ही बताई जाती है कि जो हमारे मॉर्गेजेस है उसके अगेंस्ट हम लोग कर्जे ले लेते थे, उस टेंडेंसी को कम किया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है सोहेल कि जीटीए में कॉन्डोमिनियम्स की रिकॉर्ड सेल हुई है, 37,000 यूनिट्स बिके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज़ है 2009 से। तो और ख़ासकर ये जो सेल टोरंटो में बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अलावा मार्कम और मिसागा में भी। तो मिसागा की बात निकली तो बताता चलूँ कि हमारी मेयर हेज़ल की ये जो लास्ट 10 ईयर है, इनकी 90th बर्थडे है अगले महीने, और ये मिसागा कन्वेंशन सेंटर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। टिकट मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, $350, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आप शायद चले जाएँ सोहेल। मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकूंगा, लेकिन इससे मुझे याद आया रॉब फोर्ड, जब वो मेयर बने थे तो उन्होंने बड़े वादे किए हैं कि वो टोरंटो में हर जगह सबवे स्टेशन बना देंगे। दूसरी चीज़ ये कि वो प्रॉपर्टी टैक्सेस को ख़त्म कर देंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि वो कारों की रजिस्ट्रेशन फ़ी को ख़त्म कर देंगे। वो इस वादों पे तो कायम रहेंगे। एक चीज़ नहीं लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक NFL टीम लेके आएंगे टोरंटो में, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ी सी न्यूज़ में हटकर बात करना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में सागा में इसना, जो कि एक मजहबी और फलाही अदारा है, उसमें काफ़ी न्यूज़ आई है अखबार में कि वहाँ कुछ पैसों का बड़ा गड़बड़ हुआ है। हाँ, थोड़ी सी बात सोहेल, मैं ब्लास्फेमी के लॉ के बारे में कहना चाहूँगा कि किसी भी अंबिया यानी प्रॉफिट के बारे में कोई गलत बात कहने का किसी को हक नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस पर ज़रूर डिबेट होना चाहिए ताकि कोई भी इसको मिसयूज़ ना करे और किसी गलत इंसान इसमें विक्टिमाइज ना हो। जी आलम, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे मुल्क का भी इमेज ख़राब होता है, इससे रिलीजन का भी इमेज ख़राब होता है। और इमेज के हिसाब से अगर बात की जाए, इमेज के ताल्लुक से अगर बात की जाए, तो मेरे जहन में इमरान खान का नाम आता है, जिन्होंने कि इंडिया के कपिल देव के साथ काफ़ी कारनामे अंजाम दिए क्रिकेट की फील्ड में। लेकिन इमरान खान ने इसके बाद जो है क्रिकेट को खुदा हाफिज़ कहने के बाद काफ़ी रफाई काम भी किए हैं। उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया जहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी कायम की है पाकिस्तान में, जो कि एफिलिएटेड है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड के साथ। और इसी के साथ हम अपने इन्फो पैक से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये क्या कर रहे हो भाई? प्रॉब्लम ये है कि बंदे को भूख कहीं भी, कभी भी और किसी भी वक्त लग सकती है, चाहे बंदा खड़ा हो कैमरे के आगे या कैमरे के पीछे। तो मैं अपने शुगल में लगा हूँ। ये तो खाते ही रहेंगे। मैं आपको कुछ क्विक, हेल्दी और सस्ता, और मस्त भी तो। forget it. Anyways, मैं आपको कुकिंग कॉर्नर लेके चलती हूँ, जहाँ पर सोफिया और फहमीदा कुछ बनाना सिखा रही हैं।
या शायद इनकी तरह सिर्फ बातें ही बना रही हैं? यह सारी प्रॉब्लम है, मैं कहाँ से आ गया? हाँ। जी सूफिया, आज आप क्या बना रही हैं? रमीदा, आज हम मैश पोटैटोज बना रहे हैं। इसका मतलब ये है आलू का भरता? अरे नहीं भाई, ये आलू का भरता नहीं है। जब हम इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। मैश पोटैटो वैसे बड़ी मकबूल आम डिश है जो कि बाजार में भी उम्मूमन दस्तयाब होती है। तो आपके बनाए हुए मैश पोटैटो और बाजार में मिलने वाली है मैश पोटैटो में क्या फर्क है, कुछ बताएंगी आप? भाई, बाजार में जो मैश पोटैटोज मिलते हैं उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव यूज किया हुआ होता है और फूड कलर और दूसरी चीजें यूज की हुई होती ये तो आप हैं सही जो कह कि रही हैं। इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। ये सूफिया, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे काट के रखी हुई है, क्या आप बताएंगी? 2 टेबल स्पून लाइम जूस यूज करेंगे हम, 2 टेबल स्पून सावर क्रीम, 3 टेबल स्पून श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है और 1 एग योक है, बारीक कटी हुई रेड बेल पेपर है और ये पिकल अनियन है, ये भी हमने बहुत बारीक काटा हुआ है, और स्प्रिंग अनियन है, इसका जो ग्रीन पार्ट है ये हमने बारीक काटा हुआ है। मेल्टेड बटर है जो कि हम यूज़ करेंगे इसमें, और ब्राउन शुगर है, टीस्पून थोड़ा सा इसके अंदर डलती है, और इसके साथ है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट जो कि हम हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करेंगे, और 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, और हमारी डिश की मेन चीज़ पोटैटो जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और इसको हम अभी पोटैटो स्मैशर में बारीक स्मैश कर लेंगे, और बिल्कुल बारीक पोटैटोस को इस तरीके से मैश कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लाइम जूस डालेंगे, 2 टेबल स्पून सावर क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्या जरूरी है कि सावर ही क्रीम इस्तेमाल की जाए? हाँ, सावर क्रीम ही यूज़ करेंगे, इसलिए कि एक ख़ास खटास इसके अंदर आएगी, वो सावर क्रीम की वजह से ही आएगी। ठीक है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मोज़रेला चीज़ जो कि हमने पहले से श्रेड करके रखा हुआ है, और एग योक, रेड बेल पेपर, और ये था पिकल अनियन और ग्रीन अनियन। सूफिया, आपने इसमें सब्ज और सूप का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज जो है पेश कर दिया है। हाँ भाई, खाना जो हम पका रहे हैं वो आंखों को भी तो भला दिखना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। सूफिया, इसमें जो ग्रीन कलर के लीव्स नजर आ रहे हैं, आप बताएंगी ये आपने क्या इस्तेमाल ये किया? मैंने टैरागोन लीव्स इसके अंदर डाली हैं, ये फ्लेवर को इन्हांस करता है। आप वैसे चाहें तो सिंपल बटर भी डाल सकती हैं। जी अच्छा। और अब हम इसको बटर को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और सबसे आखिर में थोड़ा सा ग्लेज करने को हम इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इसके लिए काफ़ी होगा। ऑलिव ऑयल डालने के बाद भी इसको मिक्स करना है? हाँ, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा इसका लुक आ जाए, नीट लुक। जी अच्छा। तो ये हमारी डिश मैश्ड पोटैटो तैयार हो गई। और लीजिए, ये हमारा मैश्ड पोटैटो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। फरूक तो है नहीं, इससे पहले फरूक आए और दिमाग का दही करे, मैं आपको लेके चलती हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि टोरंटो में प्रॉपर्टी क्यों ली जाए। ये एक बड़ा अहम सवाल है। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसका राइट प्रोसीजर क्या है।
सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि यहाँ टोरंटो में प्रॉपर्टी क्यों बाय करनी चाहिए। उसके लिए मैं अदर देन दैट जो आपकी एक एस्थेटिक फीलिंग है और आपकी कंफर्ट है, उसके अलावा उसके जो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल आस्पेक्ट है उस पे सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा। यहाँ पे जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, एक बात याद रखिए बुनियादी कि अगर कनाडा में 5 साल से के अरसे तक आपका यहाँ रहने का इरादा है तो फिर किराए पे प्रॉपर्टी लेके रहना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। इस पे पहले भी बड़ी डिस्कशन हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इट्स अ स्ट्रेट आंसर कि अगर 3 से 5 साल के अरसे तक यहाँ पे रहना हो तो हमेशा प्रॉपर्टी परचेज़ करके रहना चाहिए। उसके पीछे क्या वजूहात हैं? पहली बुनियादी बात यह है कि अगर आप रेंट करते हैं वो सारे के सारे पैसे आपके ज़ाया चले जाते हैं टेक्निकली। अदर देन दैट अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसमें 5 साल तक रहते हैं तो इसके पीछे एक मैथमेटिक्स है जो यहाँ के सिस्टम जिस तरह से चल रहा है और उसको वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एवरेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेज मंथली पेमेंट इज़ सपोज बिटवीन $1,200 to $1,500। इस पेमेंट का 2 पोर्शन है, एक इंटरेस्ट है और एक प्रिंसिपल है। Almost 50% of the payment we make to the bank comes back in terms of the principal। तो फ़र्ज़ करें कि अगर एवरेज $1,400 एक आपकी मॉर्गेज की पेमेंट है तो एटलीस्ट $700 आपको वापस आपके प्रिंसिपल एक्यूमुलेशन की शक्ल में आपके पास वापस आपको मिल रहे हैं और आपकी जेब से $700 जो हैं वो इंटरेस्ट की शक्ल में ज़ाया हो रहे हैं और आप अच्छे अपनी प्रॉपर्टी में अपनी कंफर्ट के साथ रह रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वर्क्स बिहाइंड इट। इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि 5 इयर्स तक अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करके उस पर रहते हैं तो 5 सालों में जितना पैसा आपने एक्यूमुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वो आपको डेफिनेटली मिलेगा जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे। अदर देन दैट नॉर्मल फाइनेंशियल इकोनॉमी के अंदर 3 से 5% अप्रेज़ल प्रॉपर्टी का आपको ज़रूर मिलता है। फ़र्ज़ करें आपने 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी 3 लाख की ली है तो 3 से 5% तक आप उसको इन्हांस करेंगे 5 साल के बाद और वो पैसे भी आपको प्रॉपर्टी सेल करके मिलेंगे। प्रिंसिपल की शक्ल में एक एवरेज कैलकुलेशन ये है कि तकरीबन 45 से 50 हज़ार डॉलर आपको 5 साल में सेविंग होती है और ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्रॉपर्टी की अप्रेजल हुई है और प्रॉपर्टी जितनी महंगी हुई है वो सेल करके भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ये तो उसका फाइनेंशियल आस्पेक्ट है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए आपको क्या राइट प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ताकि लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट हो और उसके आपको समरात जो हैं वो नज़र आने लगें। सबसे पहली बात यह है कि मैं इस पे बात पे बहुत एम्फेसाइज़ करता हूँ कि अपनी नीड्स को थॉरोली डिटरमिन करना चाहिए। आपकी ड्वेलिंग नीड्स तो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, जैसे उसमें कितने बेडरूम होने चाहिए, उसमें कितने वॉशरूम होने चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से उस प्रॉपर्टी के अंदर कितनी अकोमोडेशन होनी चाहिए जो मिनिमम जिस पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेकंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है जिस पे मैं हमेशा गुजारिशात करता रहता हूँ कि कभी भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो करंट है और जो फोरकास्ट है फ्यूचर में उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कनेडियन सिस्टम में तमाम चीज़ें प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ चलती हैं और वो फेस करनी पड़ती हैं, चाहे कुछ भी हो वो चीज़ें अपनी जगह रहती हैं। इन बातों के कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रिसाइसली मंथली इनकम को डिटरमिन करें और उसकी और अखराजात को भी साथ रखें और फिर उसकी बुनियाद पर आप ये फ़ैसला करें कि कितनी मालियत की प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट कितना मंथली पेमेंट जो है मॉर्गेज की आप पे कर सकते हैं, उसको ज़रूर डेफिनेटली मद्देनज़र रखें और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अपने रियलिटर के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करें, क्वेश्चंस करें, वो आपको एलेबोरेट करें कि क्या डिटेल्स हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज़ की
और इस बात को उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा तो वो प्रॉपर्टी उनको लेटर ऑन साल के बाद 6 महीने के बाद अंदाज़ा हुआ कि अब हम इस प्रॉपर्टी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी मंथली पेमेंट और इसके अपकीप के एक्सपेंडिचर हाइड्रो के ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इसको इग्नोर करेंगे या सेट असाइड करेंगे तो इससे फेलियर के डेफिनेटली चांसेस हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए उसका राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होना चाहिए। दो बातें, एक तो नीड्स को डिटरमिन करें, सेकेंडली उसका फाइनेंशियल आस्पेक्ट को आप थॉरली उस पर डिटेल से काम करें और फिर अपने रियलिटर के साथ बैठ के उस पर डिस्कशन करें। वंस दीज थिंग्स आर डन, फिर उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टी आप अपने तौर पे भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, देयर आर सोर्सेज, बट आई वुड रिकमेंड नेवर ट्राई दैट। आप हमेशा अपने रियलिटर को साथ रखें, अच्छा माहिर एक्सपीरियंस रिलायबल रियलिटर को आपने साथ रखें और उसके स्टेप बाय स्टेप उसके साथ उसके मशवरे के साथ आगे बढ़ें। एटलीस्ट जो नीड आपने डिटरमिन की है उस टाइप की एटलीस्ट 20 घर प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर देखें। सबसे पहले काम रह के आप सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को देखें। अगर आप स्पेशली फ़र्स्ट टाइम बायर हैं तो उनको देखें और एवेल्यूएट करें कि यहाँ के सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी दिखती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूम साइज़ क्या होते हैं, क्या कौन सी फैसिलिटी उस घर में कहाँ होती है, लॉन्ड्री किस जगह है, बेसमेंट में क्या होता है। फिर उसके बाद आपको एक ओवरऑल आपके जहन में एक स्केच बनेगा कि ओके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस टाइप की हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। फिर उन अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो कुछ आपने व्यू किया है, उसकी बुनियाद पर आप एक अपना जहन बनाएं कि ओके इन घरों में से 2, 4, 5 घर आप समझते हैं कि ये आपको सूट करते हैं। फिर उनके ऊपर भी आप अपने रियल्टर के साथ इन टच रहें और डिस्कशन करें कि कोई क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका स्ट्रक्चरल सिस्टम हमारे बैक होम से के स्टाइल से टोटली डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल टेक्निकलिटीज़ डिफरेंट हैं, उसमें आपकी जो प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग एंड कूलिंग का सिस्टम है, दैट इज़ डिफरेंट। तो अपने रियल्टर के साथ इन टच रहें, डिस्कशंस करते रहें और क्वेश्चंस ज़रूर करें। उसके बाद जब आपने डिटरमिन कर लिया कि ओके अब ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें समझ में आती है और आपके प्रॉबली अगर आपके रियल्टर ने भी आपको एम्फेसाइज़ किया है कि या उसने भी आपको सजेशन की है कि ये ठीक है, तो देन इट्स द टाइम for the realtor to go ahead and do the legal procedure which is common in Toronto, in Toronto Real Estate Board, जो भी उनका सेट प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है और वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसका जो फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं, आपकी मॉर्गेज के अरेंजमेंट कैसे करना होगा और उसका मुनासिब क्या तरीक़ाकार होगा, उसके लिए भी आप अपने रियल्टर के साथ इन टच रहें, क्वेश्चन करें और जानने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बिफ़ोर यू जंप इनटू अ सर्टेन प्रोजेक्ट। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू। दोस्तों, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा इस ईमेल एड्रेस पर। आपको मिलते हैं हम इसी चैनल पर सेम टाइम नेक्स्ट वीक। बाय नाउ।